हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हो बहुत अच्छा होगा, पढ़ाई बहुत अच्छे से करते जा रहा होगा। तो चलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ रोटेशनल मोशन का आईआईटी का क्वेश्चन बैंक। मैं लास्ट क्लास 10 तक सोल्व किया था, आज मैं 11 से सोल्व करने जा रहा हूँ। इसमें 11th नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, यहाँ पर ध्यान देना। इधर कहता है कि द पोजिशन वेक्टर आर ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m इज गिवन बाय फॉलोइंग इक्वेशन। ये बोल्ड फेस लेटर है, मतलब वेक्टर है दोस्तों। तो आर वेक्टर क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट वाला केवल बताता है कि आर किसका फंक्शन है, टी का फंक्शन है। क्लियर है ना? अल्फा टी क्यू आई कैप प्लस बीटा टी स्क्वायर जे कैप, वेयर अल्फा बराबर इतना, बीटा बराबर इतना एंड एम बराबर इतना। क्लियर है? एट टी बराबर 1 सेकेंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू अबाउट द पार्टिकल। द वेलोसिटी v इज गिवन बाय, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, देखो कि v इतना आता है कि नहीं। एडवांस का क्वेश्चन है, देखिए ना, थर्ड ग्रेड का क्वेश्चन एडवांस में पूछा हुआ है। कैसा क्वेश्चन है? थर्ड ग्रेड का क्वेश्चन है। अब यदि आपके पास कंसेप्ट अच्छा है तो ये सब क्वेश्चन कुछ है, कुछ नहीं है। तो यार डरने का जरूरत नहीं है। आईआईटी के एडवांस का क्वेश्चन समझ लीजिए, ये नीट वाला भी मेरा बैच का स्टूडेंट बना देगा। एडवांस आईआईटी वाला दूर की बात है, ये नीट वाला स्टूडेंट बना देगा। देखिए क्या कहता है, वेलोसिटी कर रहा है तो इसको डिफरेंशिएट कर दो। क्लियर है? यदि इतना आ गया तो सही है, नहीं आया तो गलत है। करके देखो, यहां पर क्या है, आर आपको दोस्तों दे दिया है, आर इज इक्वल टू, ब्रैकेट वाला केवल बताता है कि आर किस पे डिपेंड कर रहा है, टी पर। आर इज ए फंक्शन ऑफ टी, अल्फा टी क्यू। तो देखो ना, अल्फा का डायरेक्ट हम वैल्यू ही पुट करते चल रहा हूं, अल्फा 10/3 टी क्यू कर दो। टाइम एग्जाम में जितना है उतना बचाओ, उतना ही ज्यादा अच्छा है। जितना बचाओगे उतना ही बेहतर होगा। बीटा टी स्क्वायर, ये हो गया है क्या, बीटा। बीटा की जगह कितना, हाँ ध्यान देना, अल्फा बीटा का यूनिट ऐसा ही है। क्लियर है? तो लास्ट में रिजल्ट भी ऐसे ही लिखना है, बीटा है 5 आई इंटू टी स्क्वायर, ये जे कैप हो गया। डायरेक्ट मैं अल्फा बीटा का वैल्यू पुट कर दिया। क्लियर? मास दे दिया है और टी का वैल्यू 1 सेकेंड दिया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो डी आर बाई डी टी क्या दे देगा, बी दे देगा। वो तो अल्फा बीटा अलग अलग दे दिया ताकि क्वेश्चन लंबा हो। कितना हो जाएगा, पावर को गुना करोगे तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, पावर में घटेगा तो 10 टी स्क्वायर हो जाएगा। आई कैप यहाँ पर 5 टू 10 टी, पावर में घट गया। क्लियर? अब टी का वैल्यू 1 सेकेंड पुट करो, 1 सेकेंड कितना हो जाएगा, v v बराबर 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप मीटर पर सेकेंड। सही तो है? नहीं, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। आपको भी लग रहा होगा कि ये एडवांस का क्वेश्चन है, कि ये मजाक केवल किया गया है। क्लियर है ना? तो अब इसी तरह मजाक वाला क्वेश्चन पूछता है आईआईटी में। हम लोग के टाइम था कि पूछता था, एकदम भयानक भयानक पूछता था। अब तो कोई क्वेश्चन में जाने नहीं है यार। अब बताओ ना, ये जेईई मेंस जैसा ये केवल नाम लगा दिया, यहाँ टैग लगा दिया एडवांस, और स्टूडेंट जो है आईआईटी का एडवांस से डरता है, अरे एडवांस निकालना है ये जेईई मेंस का क्वेश्चन जैसा है। चलो देखो, बोले तो कि ये नीट का स्टूडेंट बना देगा। कहता है द एंगुलर मोमेंटम L विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन इज गिवन बाय। द एंगुलर मोमेंटम क्या होता है दोस्तों, ये कौन बड़ी बात है, r क्रॉस p। तो ये तो ए वाला ऑप्शन को मैं चेक किया तो सही हो गया, बी वाला को चेक करो, मोर देन 1 करेक्ट में ए के टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है। अब यहाँ पर ध्यान दो, सब ऑप्शन चेक करना पड़ रहा है ना। L बराबर r क्रॉस p, भी निकाल चुके हो, r दिया हुआ है, क्या करोगे, डिटरमिनेंट फॉर्म आई कैप जे कैप के कैप। क्लियर? यहां पर r का वैल्यू, t का वैल्यू 1 सेकेंड पर,
क्योंकि आपको जो भी निकालना है सब टी का वैल्यू 1 से करना है। क्लियर? तो टी का वैल्यू डायरेक्ट 1 पुट कर लो यहाँ पे। तो देखो ना 1 पुट करोगे तो कोई फर्क नहीं तो 10/3 हो जाएगा आई के सामने 10/3, जो पहले वो पहले, जो बाद में बाद में। इसके बाद जे वाला 5 हो जाएगा, के कुछ नहीं तो 0। क्लियर? अब मास इंटू वेलोसिटी क्या देता है? मोमेंटम दे देता है। तो यहां से यदि आप मोमेंटम फाइंड करना चाहते हो तो कितना हो जाएगा? P बराबर mv 1 सेकेंड के लिए, तो मास दिया हुआ 0.1 kg, 0.1 kg है, पुट कर दो। तो 0.1 यहाँ गुना करोगे तो हो जाएगा 1, और यहाँ पर भी गुना हो जाएगा तो 1, ऐसा हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड। सही है? अब यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम निकालोगे तो 1 1 0 बन तो गया। तो देखो ना, इसको यदि लेते हो तो ये कॉलम बंद करोगे, रो बंद करोगे तो लेफ्ट क्रॉस राइट 0 -0, जे वाला लोगे ये बंद करोगे कॉलम को, रो को, लेफ्ट माइनस राइट ये भी 0 हो जाएगा। ये वाला केवल के वाला बचेगा, लेफ्ट तो 10/3 और माइनस राइट 5, कितना हो जाएगा? 5 3 या 15 तो -5 आ जाएगा ना, बाई 3 के। ये रहा एंगुलर मोमेंटम का यहाँ यूनिट क्या हो जाएगा? ये मीटर, ये केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर? देखो आया है क्या? कितना था? -5/3, -5/3 के न्यूटन मीटर सेकेंड भी होता है नहीं, क्यों? क्योंकि इंपल्स बराबर, तो इंपल्स, एंगुलर इंपल्स बराबर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है? तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम से एंगुलर मोमेंटम घटाएंगे तो एंगुलर मोमेंटम, तो जो एंगुलर मोमेंटम का यूनिट होगा वही एंगुलर इंपल्स का होगा। एंगुलर इंपल्स का यूनिट क्या होगा? ये टॉर्क का न्यूटन मीटर, टाइम का सेकेंड, तो आप इसके जगह जो है न्यूटन मीटर सेकेंड भी लिख सकते हो। क्लियर? सॉरी, यहाँ फाइनल यहाँ ना एंगुलर मोमेंटम है, इसके जगह आप लिख सकते हो न्यूटन मीटर सेकेंड। तो सही तो है, यानी बी वाला ऑप्शन भी सही रहा। क्लियर? बताओ कितना थर्ड ग्रेड का? ये सब तो वेक्टर है यार, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर नहीं पड़ेगा, केवल क्रॉस कर रहा हूँ, केवल नाम है रोटेशन, सब वेक्टर वाला काम कर रहा हूँ। आर क्रॉस भी क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। कहता है द फोर्स एफ इज गिवन बाय, फोर्स चेक करके देखो आता है कि नहीं इतना। वेलोसिटी दोस्तों आपको आ गया है, ये रहा। अब फर्दर डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सीलरेशन आएगा dv/dt, v का वैल्यू ये दिया हुआ है ना, तो देखो ना पावर को गुना, डिफरेंशिएशन में पावर को गुना, तो 20t आई कैप है, यहाँ पर 10t का 1 इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? t का वैल्यू 1 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? 20 आई कैप प्लस 10 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। कितना थर्ड ग्रेड का क्वेश्चन है? मास है 0.1, तो डेसिमल से गुना करोगे तो ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा न्यूटन। क्लियर? 2 प्लस जे कैप न्यूटन है क्या? 2 प्लस जे कैप नहीं है गया। The torque tau with respect to origin is given by, तो with respect to origin जो है पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। क्लियर? t का वैल्यू 1 ले लोगे, ये तो टीका ले चुका हूं, तो कहता है कि टॉर्क क्या होगा d में। देखो तो ये हो गया राउंड, d में टॉर्क, टाउ बराबर होता है r क्रॉस f
अब यहाँ पर इस तरह का कर दो, आई कैप जे कैप के कैप, जो पहले वो पहले, आर को पहले रखो। आर कितना था, यही 10/3 और 5, 10/3 और 5 है, ये 0। एफ कितना आया है, 2 1 0। उसी तरह के कैप केवल रहेगा, ये दोनों तो 0 हो जाएगा जैसे पहले किए। एंगुलर मोमेंटम के कैप 10/3 और -10 कितना हो जाएगा, -30 मतलब -20/3 के कैप, ये रहा। अब देखो इतना टॉर्क आया है कि नहीं। टॉर्क का यूनिट क्या होता है दोस्तों, न्यूटन मीटर। कितना आया था, -20/3 के कैप, -20/3 के कैप। सही कि गलत, सही। बोल्ड फेस लेटर है, इसलिए ये मसाना कि टाउ यहाँ पर मैग्नीट्यूड है, बोल्ड है, मतलब वेक्टर फॉर्म। क्लियर, ठीक है ना यहाँ तक। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बताओ ये 3rd ग्रेड का क्वेश्चन था कि नहीं, एडवांस लिखल था केवल। 4 ऑप्शन खोजने में जो है टाइम जो भी लगा, लेकिन क्वेश्चन में जान बिल्कुल नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 पे कहता कि ये रिजिड यूनिफॉर्म बार AB ऑफ लेंथ L इज स्लिपिंग फ्रॉम इट्स वर्टिकल पोजीशन। आप मेरा रोटेशन के थ्योरी प्लस प्रॉब्लम पढ़ लेता ना। थ्योरी पढ़ाते वक्त जैसे काइनेमेटिक्स में थ्योरी पढ़ाते वक्त प्रॉब्लम करते गया, अब कह दिया ना कि दुनिया के कहीं का भी एवरेज स्पीड का क्वेश्चन उसके अंदर ही रहेगा, बनना ही बनना है। उसी तरह यदि रोटेशन आप मुझसे पढ़े हुए रहोगे ना, तो ये सब क्वेश्चन आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, एकदम बिल्कुल आप खुद बना दोगे। 95% क्वेश्चन आप खुद बनाओगे। तो पढ़ाई ऐसा होना चाहिए दोस्तों कि टीचर को पढ़ाने के बाद 95% क्वेश्चन बच्चा बनाए, ये नहीं कि 95% टीचर बना दे, 5% बच्चा सीख ले, तो पढ़ाई का मतलब है। चलो नेक्स्ट कहता है कि रिजिड यूनिफॉर्म बार AB ऑफ लेंथ L इज स्लिपिंग फ्रॉम इट्स वर्टिकल पोजीशन। देखो मान लो कि ये स्मूथ है, स्लिप करेगा, तो स्लिप करेगा तब खुद समझो यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स केवल mg लग रहा है यार, तो इसका सेंटर ऑफ मास सीधे जाएगा। नहीं, सेंटर ऑफ मास सीधे नहीं गिरेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो सेंटर ऑफ मास का शिफ्टिंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं होगा। क्लियर है। चलो तो क्या कहता है, एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम द एंगल मेड बाय द बार विद वर्टिकल इज थीटा। क्लियर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इट्स मोशन इज करेक्ट। तो सेंटर ऑफ मास तो वर्टिकली नीचे आएगा, द मिड पॉइंट मतलब वही सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, बीचों बीच होगा, यूनिफॉर्म रॉड है। तो मिड पॉइंट क्या कहता है, विल फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड, ये तो सही हो गया। क्लियर, और ट्रेजेक्टरी ऑफ द पाथ, ट्रेजेक्टरी ऑफ द पॉइंट ए इज पैराबोला, ये गलत है, इलिप्टिकल होता है। इसके बाद इंस्टेंटेनियस टॉर्क अबाउट द पॉइंट इन कांटेक्ट विद द फ्लोर इज प्रोपोर्शनल टू sin थीटा। इंस्टेंटेनियस टॉर्क पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट निकलना भी, तो यार अभी यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जब थीटा एंगल बनेगा तो इंस्टेंटेनियस टॉर्क कितना होगा, तो ये ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। तो इसके अबाउट आपको टॉर्क फाइंड करना होगा। क्या मैंने बोला कि सेंटर ऑफ मास नीचे एकदम सीधे स्ट्रेट लाइन पर चलते आ रहा होगा, तो ये हो गया फोर्स, और जिसके बाद टॉर्क फाइंड करना होता है ये रहा लाइन ऑफ एक्शन, नहीं, और जिसके बाद टॉर्क फाइंड करना होता है वहां से लाइन ऑफ एक्शन पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही टॉर्क दे देता है। क्लियर है। अब यहां पर ध्यान दो, इधर ये एक्चुअली ऐसे गिर रहा है ना, सेंटर ऑफ मास सीधे नीचे आ रहा होगा, टॉर्क कितना हो जाएगा इस पॉइंट के ऊपर, तो टाउ शुड बी इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा है। एंगल के सामने वाला में क्या मैंने बोला था कि सीधे साइन ठोक देना है। ठोक देना है मतलब लगा देना है। क्लियर? ये लेंथ दिया हुआ है क्या? नहीं दिया तो मानो ना, ये कैपिटल है तो निश्चित रूप से ये डिस्टेंस l/2 हो गया होगा। क्लियर? तो यहां से l/2 साइन थीटा, ये रहा लेंथ, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये रहा। तो टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा का है कि नहीं है? सही कि गलत? सही। क्लियर? चलो नेक्स्ट। अब इसका मैं देखने जा रहा हूं कि ट्रेजेक्टरी ये जो है पैराबोलिक पाथ पर जाएगा क्या होगा, यही ना ये पॉइंट है। तो देखो ये पॉइंट है, तो आप लोग मैथ में मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ा होगा, अल्फा बीटा मानता होगा, फिर बाद में उसको एक्स वाई में रिप्लेस कर देता होगा। इसको डायरेक्ट एक्स वाई ही मान लो, अल्फा बीटा के जगह डायरेक्ट एक्स वाई भी ले सकते हो। यहां से इधर एक्स एक्सिस को मैं मान रहा हूं और इधर मान लिया वाई एक्सिस। क्लियर? अब यहां पर ध्यान देगा, निश्चित रूप से ये एक्स देगा और ये वाई कोऑर्डिनेट देगा। इसका कोऑर्डिनेट निकालना हो तो क्या हो जाएगा? आप एक काम करो ना, हाँ चलो ठीक है, सब ठीक है। ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, तो ये एंगल 90 थीटा, तो ये एंगल थीटा नहीं, ऐसे भी देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है तो अल्टरनेट एंगल होगा। क्लियर? तो एंगल के सामने वाला में साइन लगा देना है। तो ये पूरा एल है, नहीं ये पूरा क्या है? एल। तो यहां से यहां तक तो l/2 है, तो एंगल के सामने वाला ये है, तो ये हो जाएगा l/2। अरे यार चलो ठीक है, इधर उधर हो गया क्या? थोड़ा सा इधर उधर हो गया, नहीं चलेगा? इसको और थोड़ा सा इधर कर दो, थोड़ा सा हिल गया तो ऐसे हो गया। चलो चलेगा? इसको और थोड़ा सा नीचे लाना होगा। चलेगा? ऐसा करता हूँ, ये तो समझ गया ना दो पॉइंट, ये वाला तो पॉइंट समझ ही गया होगा। अब इसको थोड़ा सा इसको मैं हटा रहा हूं। चलिए ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना, इधर एक्स एक्सिस और इधर वाई एक्सिस नहीं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई, तो इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये लंबाई निकल जाएगा, कितना हो जाएगा? ये है l/2, तो ये l/2 साइन थीटा। क्लियर? ये लंबाई कितना हो जाएगा दोस्तों? तो ये एंगल थीटा था, नहीं तो ये लंबाई l cos थीटा। चलो हो गया? तो x के जगह ये हो जाएगा x कोऑर्डिनेट और ये हो जाएगा y कोऑर्डिनेट। तो x के जगह यहाँ पर कितना
ये ऑप्शन आपका कौन कौन सही हो गया था? एक तो ये सही हो गया था, दूसरा ये सही हो गया था, ये तीसरा को मैं चेक करा था। तो x के जगह कितना हो गया बोलिए? x के जगह l/2 sin थीटा, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट l cos थीटा, y कोऑर्डिनेट यही होगा ना, l cos थीटा। इस पॉइंट पर जाने के लिए क्या करोगे? y में y, x में x, वही ना कोऑर्डिनेट होता है। अब यहाँ पर देखो, जब भी लोकस फाइंड करना होता है, इक्वेशन फाइंड करना होता है, तो इक्वेशन का मतलब क्या होता है? एक्स बाय में क्या होता है? रिलेशन। एक्स बाय जेड में रिलेशन, तो यहाँ जेड तो है नहीं, तो एक्स बाय में रिलेशन फाइंड करना होगा। तो ये एक्स बाय में रिलेशन फाइंड करने के लिए यहाँ से साइन थीटा निकालो, तो कितना हो जाएगा? एक्स और नीचे l/2, यहाँ पर cos थीटा y/l, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इधर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई l/2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई l स्क्वायर। ऐसा जो है ये तो 1 हो जाएगा, तो 1 होगा तो एक्स स्क्वायर बाई l/2 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई l स्क्वायर बराबर 1। ऐसा इक्वेशन कहीं मिला है? मिलता जुलता इलिप्स का इक्वेशन है यार, ये a होता है, ये b होता है, तो a की जगह यहाँ l/2 हो गया। इक्वेशन ऑफ इलिप्स, देयरफॉर पाथ कैसा हो जाएगा? इलिप्टिकल, पाथ हो जाएगा इलिप्टिकल। लेकिन क्या दिया होता है आपको? पैराबोलिक, तो पैराबोला तो होगा नहीं। चलिए, तो बी ऑप्शन नहीं होगा। डी वाला चेक करके देखो, when the bar makes an angle theta with the vertical, vertical से थीटा बनाएगा, the displacement of its midpoint from initial position is proportional 1 minus cos theta। कहता है कि मिड पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, आप खुद समझो, जब ये वर्टिकली खड़ा होगा तो मिड पॉइंट कहां पर होगा? l/2 पर। लेकिन अब ये यहां पर चला है, नहीं, अब ये कहां गया? यहाँ। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा नहीं, और सेंटर ऑफ मास है ये दोस्तों, तो ये लंबाई l/2, तो ये l/2 cos थीटा, सामने वाला लेना होता तो साइन लग जाता। क्लियर? तो शुरू में कितना पर था? l/2 पर था, तो मान लो कि शुरू में यहां था l/2 पर, तो कहता है कि इनिशियल पोजीशन यही है ना, तो इनिशियल से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ सेंटर ऑफ मास का? तो इनिशियल से सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट ये होगा ना, इनिशियल टू फाइनल, फाइनल यहाँ है, तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? l/2 माइनस l/2 cos थीटा। तो डी वाले ऑप्शन में डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा बराबर चेंज इन पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट देता है, तो l/2 माइनस l/2 cos थीटा, तो l/2 into 1 माइनस cos थीटा। तो कहता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है 1 माइनस cos थीटा का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सही बात तो है जी, 1 माइनस cos थीटा। क्लियर? सही बात है, ये ऑप्शन आपका सही हो गया, मतलब ए सी डी इसका ऑप्शन सही रहा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छे से समझ, ये भी 3rd ग्रेड का क्वेश्चन था, और लिखा हुआ है क्या? एडवांस 2017 में, देखो ना, एडवांस नाम से सब डर जा रहा है। क्लियर है? तो ये केवल बस सिंपल आपका क्वेश्चन है, जे मेंस जैसा। ये तो मेरे बैच का जो है सब IIT ये नीट वाला लोग बना देगा,
ये क्वेश्चन देखो कहाँ चला गया, ये क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में क्या करता है, ये पैसेज टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। लोग वो टेंशन में आ जाता है, पैसेज टाइप का क्वेश्चन है। अरे यार पैसेज टाइप, इसी को क्वेश्चन बना दिया, लैंग्वेज छाप दिया, यहाँ क्यों लिख देते। और उसके नीचे कह रहा है कि फाइंड या भी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो वही क्वेश्चन है, केवल नाम दे दिया पैसेज। और तो अच्छा है कि इसी में से 2-3 गो क्वेश्चन है, मतलब कि एकदम समझो ना, तो इसी में कई मार्क्स मिल जाएगा। क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है कि 2 डिशेज A and B आर माउंटेड कोएक्सियली ऑन ए वर्टिकल एक्सेस। कोएक्सियली है, एक यहाँ पर डिस्क होगा तो एक नीचे होगा। नहीं, आगे देखो क्या कहता है, the dishes have moment of inertia I and 2I respectively about the common axis। उसी एक्सिस के बाद moment of inertia, this A is imparted an initial angular velocity 2 omega using the entire potential energy of a spring compressed by distance x1। कहता है कि उसका टोटल जो एनर्जी है ना वो स्प्रिंग में कन्वर्ट हो गया। क्लियर, this B is imparted an angular velocity omega by a spring having same spring constant and compressed by distance x2। कहता है कि जितना स्प्रिंग में एनर्जी है ना वो टोटल के टोटल किसको दे दिया है, डिस्क को दे दिया है, और उसी से एंगुलर स्पीड है। बोथ डिशेज रोटेट इन क्लॉकवाइज, दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो रेशियो x1/x2 क्या होगा, तो यहां पर डिस्क का एनर्जी जो है कितना हो जाएगा, प्योर रोटेशन में है ना तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। नहीं, तो ऊपर वाला का हाफ आई कितना था जी, फर्स्ट डिस्क का आई था, सेकंड का 2i। फर्स्ट का ओमेगा था 2 ओमेगा, सेकंड का क्या था, अरे यार फर्स्ट का कितना था आई, तो हाफ आई इंटू 2 ओमेगा का स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्योंकि प्योर रोटेट कर रहा है एक्सिस के बाद। क्लियर है, डिवाइडेड ये टोटल का टोटल कौन सा एनर्जी था, वही स्प्रिंग एनर्जी था, हाफ kx स्क्वायर x1 का डिवाइडेड बाय हाफ, सेकंड वाला रेशियो निकालना है, ये 2i है, इसका ओमेगा है, और इधर कितना हो जाएगा, हाफ kx2 का स्क्वायर। वो आंसर हो गया, सोल्व करो। हाफ हाफ साफ, हाफ हाफ साफ, आई साफ, तो यहां से कितना हो जाएगा, के साफ, स्प्रिंग कांस्टेंट था x1/x2, इधर रूट हो जाएगा, नहीं तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर 2 ही रह जाएगा, और आई ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, तो 4/2, 4/2 मतलब √2 हो जाएगा। नहीं तो x1/x2 क्या हो जाएगा, √2। सही है, x1/x2 हो गया दोस्तों √2। इसके बाद when the disk B is brought in contact with disk A, contact में लाओगे तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, they acquired a common angular velocity in time t, the average frictional torque on one disk by the other during this period। क्लियर, चलो, the average frictional force, frictional torque on one disk by other disk,
तो कितना एवरेज फ्रिक्शनल टॉर्क लगेगा वही आपको फाइंड करना है। तो यहां पर ध्यान दो, इधर टाउ इनटू टॉर्क निकालना है ना, टाउ इनटू टी एंगुलर इंपल्स देता है। तो एंगुलर इंपल्स बराबर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होता है। तो चलो यहाँ पर ध्यान दो, इधर सबसे पहले तो आप मोमेंटम कंजर्व करो, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करोगे 14 नंबर, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करोगे तो कितना हो जाएगा? शुरू वाला का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई था एंगुलर स्पीड ओमेगा, सेकंड वाला का 2i था एंगुलर स्पीड ओमेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में था, स्क्वायर नहीं होगा। और एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा ना होता है, तो आई इंटू ओमेगा, आई इंटू ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2i इंटू ओमेगा। क्लियर? टोटल इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर टोटल फाइनल। फाइनल कितना होगा? i प्लस 2i 3i हो गया, और फाइनल ओमेगा ओमेगा डेसिमल हो। क्लियर है? यदि ये अपोजिट डायरेक्शन में रहता तो यहाँ माइनस कर देता है। क्लियर है? सेम डायरेक्शन कर रहा है इसलिए ऐड हो गया। यहाँ से ओमेगा डैश शुड बी इक्वल टू ये 2i ओमेगा और 2i ओमेगा 4i ओमेगा डिवाइडेड बाय 3i, यानी 4 ओमेगा बाय 3। ये रहा आपका फाइनल एंगुलर स्पीड। क्लियर? वी नो दैट टाउ इनटू टी एंगुलर इंपल्स बराबर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होगा ना। एंगुलर इंपल्स बराबर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, टाउ इनटू टी, यही टाउ फाइंड करना है। टी क्वेश्चन में दे दिया, जो क्वेश्चन में दे दिया वो नोन माना जाता है। फाइनल एंगुलर स्पीड कोई एक डिस्क का ले लो ना, कोई एक डिस्क का। तो चलो आई वाला को मैं ले रहा हूं। न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर एंगुलर इंपल्स है ना, मतलब जितना ये लगाएगा एंगुलर पर उतना ही वो लगाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया? डेल्टा एल एक डिस्क का हम लोग निकाल रहा है। तो डेल्टा एल एक डिस्क का शुरू में आई, ओमेगा कितना है? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, फाइनल यही ना एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर? माइनस इनिशियल था आई इंटू 2 ओमेगा। क्लियर? अब इसको सोल्व करो तो 3 2 6, तो माइनस 2i ओमेगा बाई 3। क्लियर? तो ये आपका हो गया चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है? फाइनल माइनस इनिशियल, बस समझ गया ना। तो आपको टॉर्क फाइंड करना है। तो टाउ बराबर माइनस 2i ओमेगा बाई 3t। क्लियर? मैग्नीट्यूड लोगे तो माइनस हटाना होगा, तो कितना आ गया? 2i ओमेगा बाई 3, 2i ओमेगा बाई 3t। क्लियर? तो टाउ वेक्टर ना है, मैग्नीट्यूड लोगे तो ये मॉड कितना हो जाएगा? 2i ओमेगा बाई 3t। क्लियर? कौन सा ऑप्शन? ये ऑप्शन रहेगा, एवरेज फ्रिक्शनल टॉर्क ऑन वन डिस्क बाय अदर। क्लियर? द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द एबव प्रोसेस, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? तो लॉस के लिए ये क्वेश्चन नंबर 69, लॉस के लिए क्या लिखोगे? हाफ I1 I2 डिवाइडेड बाई I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। ये जानता होगा। जैसे आप कोलिजन में यहाँ पर m1 m2 बाई m1 प्लस m2 लिखते हो आप, v1 माइनस v2, तो वहाँ सब लीनियर था, यहाँ पर सब एंगुलर हो जाएगा।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है रोटेशन में मास जैसा ट्रीट किया जाता है। इन रोटेशनल मोशन आई इज ट्रीटेड एज मास, मास के बराबर नहीं, मास जैसा ट्रीट करते हो। I1 कितना, I इंटू 2I डिवाइडेड बाई कितना जी, I प्लस 2I, एक का I था दूसरा का 2I, और एक का ओमेगा था 2 ओमेगा, दूसरे का ओमेगा, कितना हो जाएगा 2 कैंसल, तो I बाई 3I इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्लियर। तो कितना हो जाएगा आई, सॉरी आई तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं, यानी ओमेगा स्क्वायर बाई 3, सही किया, ओमेगा स्क्वायर बाई 3, ठीक है ना। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो, ओमेगा स्क्वायर बाई 3 आ रहा, यहाँ पर आई इंटू आई, आई स्क्वायर है तो ये एक आई रह जाएगा, क्लियर। आई इंटू आई, आई स्क्वायर, 2 ने केवल कैंसिल किया, ठीक है। तो ये हो गया लॉस ऑफ एनर्जी, क्लियर है ना। तो ये लॉस ऑफ एनर्जी आपका निकल गया, तो इसका कौन ऑप्शन हो जाएगा, चलो ये रहा आपका ऑप्शन, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दो, इधर ये क्वेश्चन, पैसेज 2 कहता कि यूनिफॉर्म थिन सिलेंडर डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r, रेडियस कितना दिया हुआ है, r दिया हुआ है, is attached to two identical massless spring of spring constant k which are fixed to the wall as shown in figure। फिगर में देख रहे हो वॉल से फिक्स है दो स्प्रिंग, कहता है इसमें आगे shown in figure the springs are attached to the axle of disc diametrically on the either side at a distance d from its center, क्लियर है ना। 2D है ना, तो डिस्क के सेंटर से d इधर यानी बीचों बीच कनेक्टेड है। The axle is massless and both springs and axle are in horizontal plane. The unstretched length of each spring is L, मतलब नेचुरल लेंथ, क्लियर। कहता है द डिस्क इज इनिशियली एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, विथ इट्स सेंटर ऑफ मास एट डिस्टेंस L फ्रॉम द वॉल, कितने दूरी पर है सेंटर ऑफ मास L पर, क्लियर है। फर्दर कहता है कि द डिस्क L डिस्टेंस पर है, मतलब कि स्प्रिंग शुरू में क्या है, ना तो इलोंगेटेड है और ना तो कंप्रेस्ड है, ठीक है। द डिस्क रोल्स विदाउट स्लिपिंग विथ वेलोसिटी v0 बराबर v0 i कैप, क्लियर है, यानी एक्स एक्सिस की तरफ वेलोसिटी है। कहता है द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, सो शिफ्टिंग में कहता है क्वेश्चन में द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द डिस्क व्हेन द सेंटर ऑफ मास इज एट डिस्प्लेसमेंट x विथ रेस्पेक्ट टू इक्विलिब्रियम पोजीशन, जब x डिस्टेंस जो है x डिस्प्लेसमेंट इसको करोगे आगे, तो x इसको आगे बढ़ाओगे तो स्प्रिंग भी x एक्स इलोंगेट हो जाएगा, तो टोटल उधर कितना लगेगा 2kx, क्लियर है, और टोटल उधर कितना लगेगा 2kx लगेगा। टोटल उधर 2kx लगेगा, क्लियर है ना। चलो देखो इधर, तो उधर की तरफ टोटल 2kx नहीं, माइनस ये आपका रोलिंग फ्रिक्शन रहेगा, यही था ना, तो उधर की तरफ टोटल लग जाएगा 2kx। चलो ना वह फिगर में दिखा दे रहा हूं, आपको नेट एक्सटर्नल फोर्स फाइंड करना है। देखो इधर, यहां पर इधर की तरफ स्प्रिंग टोटल लगाना होगा 2kx,
और रोलिंग फ्रिक्शन इधर, क्लियर है? जस्ट अपोजिट में ऐसे ना रोल करेगा, क्लियर? तो नीचे हाथ जैसे ही यहाँ पर एक्सटेंड करके छोड़ोगे तो ऐसे रोल करेगा, यहाँ हाथ रखोगे तो किधर, इधर करेगा, नहीं, ठीक है? चलो इसके बाद ऐसे भी आपको, आप जानते हो कि सेंटर से ऊपर जहां भी लगता है वो फ्रिक्शन किधर हो जाता है, पीछे हो जाता है, क्लियर है? देखो इधर, तो 2kx माइनस एफ बाय कैपिटल एम, नहीं, ये हो गया एक्सेलरेशन, और ए बराबर प्योर रोलिंग के लिए आर अल्फा होगा, इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन के कारण टॉर्क हो जाएगा एफ आर बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डी स्क्वायर का हाफ एम आर स्क्वायर, नहीं, इनटू आर, ये तो अल्फा हो गया। तो देखो ना यहाँ पर कौन कौन कैंसिल हो रहा है, आर स्क्वायर कैंसिल, नहीं, यहाँ से 2kx माइनस एफ बाई एम, एम भी कैंसिल हो जाएगा, 2 चला जाएगा ऊपर तो 2f हो जाएगा, नहीं, यहाँ से f बराबर 3f बराबर 2kx, f बराबर 2kx बाई, ये आ गया रोलिंग फ्रिक्शन, क्लियर है? अब रोलिंग फ्रिक्शन इतना आ गया तो नेट फोर्स कितना हो गया होगा, तो F नेट 2kx माइनस फ्रिक्शन, रिजल्टेंट फोर्स वही ना होगा, 2kx इधर लगा था, रोलिंग फ्रिक्शन इधर लगा था, रिजल्टेंट फोर्स, यहाँ से 2kx माइनस 2kx बाई 3, कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 4kx बाई 3, ये नेट एक्सटर्नल फोर्स, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है, डिस्प्लेसमेंट इधर, रिजल्टेंट फोर्स उधर, तो एक माइनस लगेगा ना, तो F नेट बराबर हो जाएगा, एक अलग से माइनस लगाना होगा 4kx, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, यही हो गया नेट फोर्स, कौन सा ऑप्शन, ये रहा, क्लियर? चलो ठीक है यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं चल रहा हूँ 17 नंबर में। 17 में कहता है द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क अंडरगोस सिंपल हार्मोनिक मोशन, सही बात है, विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, तो उसका सेंटर ऑफ मास का क्या निकालना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना है। 18 में कहता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ V नॉट फॉर विच डिस्क विल रोल विदाउट स्लिपिंग। तो ये दो क्वेश्चन सोचो क्या करना है। चलो देखो इधर, नेक्स्ट में आप कुछ मत करो, इसको डायरेक्टली आप कर दो। फोर्स हम लोग निकाल ही चुके, नहीं कितना आया था, यही रिजल्टेंट फोर्स आया ना, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो 17 में जो बनाओगे रिजल्टेंट फोर्स कितना आ गया, -4kx/3, यही आया था ना, क्लियर। तो यहां से मास इनटू एक्सेलरेशन लिखोगे, अरे अनबैलेंस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन करते ना वो, यहां से आप ए निकालोगे तो यहां से ना एसएचएम में हम लोग टाइम पीरियड निकालता था 3m, ये ओमेगा स्क्वायर दे देगा, और ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x, दिस इज कंडीशन फॉर लीनियर एसएचएम। तो ओमेगा स्क्वायर की जगह हो गया 4k/3m। तो ओमेगा बराबर क्या पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, द सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क अंडरगोस सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा पूछ रहा है। तो ओमेगा आपका निकल गया, टाइम पीरियड पूछता था, इसके जगह 2π/t कर देते, t निकाल लेते,
तो 4k/3m का अंडर रूट, ये ओमेगा निकल गया। 4 को 72 रूट से बाहर निकाल सकते हो। 4k/3m का अंडर रूट, क्लियर, निकल गया। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ V0 फॉर विच डिस्क विल रोल विदाउट स्लिपिंग। तो विदाउट स्लिपिंग में टोटल मैकेनिकल एनर्जी दोस्तों क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ V0, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ V0 यहाँ पर देखो ना, यही V0 स्पीड है। मैक्सिमम कितना दोगे, तो मैक्सिमम इतना दो कि ये टोटल के टोटल किस में हो जाए, स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। तो जैसे ही स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन होती है, इसका वेलोसिटी क्या हो जाए, 0, क्लियर। यानी ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर दो, यानी टोटल के टोटल किस में चला गया, स्प्रिंग में के एनर्जी में चला गया। तो 18 नंबर में फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि प्योर रोलिंग में वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0 होता है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होता है, 0। जब टोटल वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0 होता है, तो आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हो। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, एम मतलब मैकेनिकल एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ m V0 का स्क्वायर, नहीं प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर। तो I यहाँ पर डिस्क है, तो हाफ I ओमेगा स्क्वायर, और ये टोटल का टोटल किसमें, दोनों स्प्रिंग के एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। K मैक्स स्क्वायर, मैक्सिमम इलोंगेशन, क्लियर। यहाँ वैल्यू पुट करो, हाफ m V0 का स्क्वायर। प्योर रोलिंग के केस में I कितना हो जाएगा, 1/2 ये हमारा स्क्वायर, डिस्क है हमारा स्क्वायर बाय 2, ओमेगा की जगह V/V0/R। प्योर रोलिंग के केस में V बराबर R ओमेगा होता है, तो ओमेगा बराबर V0/R हो जाएगा, यहाँ V बराबर R ओमेगा, V0/R। अरे यहाँ से स्पीड कितना है, V0 ना, तो V0 बराबर R ओमेगा लिखोगे, क्लियर। कितना हो जाएगा, 2 कैंसिल कर दो ना, kx मैक्स स्क्वायर, यहाँ से x मैक्स निकालो, R स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, और ये होगा हाफ m V0 का स्क्वायर प्लस 1/4 m V0 का स्क्वायर बराबर kx मैक्स स्क्वायर, क्लियर। ये कितना हो जाएगा, 4, और ये 2m V0 का स्क्वायर प्लस m V0 का स्क्वायर, क्लियर, kx मैक्स, क्लियर। यहाँ से x मैक्स कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा जी, ये 3m V0 का स्क्वायर बाई 4k, यही हो जाएगा इसका स्क्वायर, क्लियर। हमको निकालना क्या था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ V0 फॉर विच डिस्क विल रोल विदाउट स्लिपिंग। V0 का ही मैक्सिमम वैल्यू निकालना था। चलो देखो, फ्रिक्शन कितना आया था, 4kx/3 था, 2kx/3, फ्रिक्शन 2kx/3 आया था, देख लेना ऊपर। फ्रिक्शन कितना हम लोग फाइंड किए थे, 2kx/3। यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शन के लिए
शकल बना के लेना और लिख दो एफ मैक्स बराबर 2kx मैक्स बाई 3। क्लियर। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होता है लिमिटिंग के बराबर कितना म्यू एम जी हो जाएगा रिंग पर नॉर्मल रिएक्शन और नीचे एम जी एन बराबर एम जी तो म्यू एम जी 2kx एक्सएम का वैल्यू वहां से पुट करो एक्सएम हो जाएगा रूट अंडर यहाँ से हटाना दो स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट 3m v नॉट का स्क्वायर बाई 4k रूट 3m v नॉट का स्क्वायर बाई 4k है 4k। क्लियर है देख सकते हो ना हमको निकालना है v नॉट तो v नॉट कितना हो जाएगा ये काट ना दो 4 का रूट 2 हो जाएगा 2 भी कैंसिल हो जाएगा नहीं और k से रूट k ये कैंसिल कर दो तो यहां से म्यू एम जी तो 3 म्यू एम जी बाई ये रूट के अंदर रूट 3m k बराबर v नॉट सही गया v नॉट का स्क्वायर का रूट करोगे तो क्या होगा v नॉट हो जाएगा और रूट के को अंदर कर दिए ठीक तो किया क्लियर है तो यहाँ से v नॉट का वैल्यू आ गया रूट 3 से ऊपर काट सकते हो और रूट m भी कटेगा तो v नॉट बराबर रूट 3m और g बाहर हो जाएगा म्यू भी बाहर होगा तो म्यू जी रूट 3m क्लियर डिवाइडेड बाय रूट के यानी म्यू जी रूट 3m बाई के क्या निकालना था v मैक्स म्यू जी बाहर रूट 3m बाई के यही था ना म्यू जी बाहर रूट 3m बाई के म्यू जी बाहर रूट 3m बाई के ये रहा आपका आंसर क्लियर म्यू जी रूट 3m बाई के म्यू जी रूट 3m बाई के क्लियर the maximum value of v naught for which disk will roll without slipping क्लियर है तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा क्लियर है ना तो आप इसको हर हाल में आप लोग रेडी कर जाइएगा और आप लोग देखा क्या कि ये जो है देखने में खाली लेंदी था क्वेश्चन में जान नहीं था एक आध वो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड था तो क्या उम्मीद करते हो क्या एडवांस का भी क्वेश्चन काफ़ी आसान है कि नहीं काफ़ी आसान होता है इसलिए दोस्तों एडवांस के क्वेश्चन से डरना नहीं है बस आपके पास डिटेल कंसेप्ट यदि होगा ना तो आपसे 95% क्वेश्चन बनेगा जैसे काइनेमेटिक्स का मैं देखो थ्योरी पढ़ाते हुए क्वेश्चन मैं किया हूँ अब दुनिया का टोटल क्वेश्चन बनेगा एवरेज स्पीड से दुनिया में जितना भी एवरेज स्पीड का कहीं भी कितना भी टफ बुक से तू लाओ उसके अंदर आ जाएगा यानी बनना ही बनना है तो 95% का 100% लोग क्वेश्चन बना देता है जब मैं डिटेल से पढ़ा देता हूँ तो लगभग 95% to 100% क्वेश्चन बना देता है तो आज के लिए इतना ही दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास तब तक के लिए जय हिंद जय भारत नमस्कार।